Students of 8th class, we are studying chapter 7 crafts अंडर कॉलोनियल रूल्स। ओके, तो यहाँ पे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमने जाना कि कॉलोनियल सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे, क्या उन्होंने क्राफ्ट्स में अंतर आया, कैसे उन्होंने जो कोस्टल एरियाज़ है, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है, कैसे डेवलप की, कहाँ कहाँ उसके सेंटर्स बनाए। आई होप यू ऑल रिवाइज द चैप्टर, सो लेट्स कंटिन्यू। लेट्स फाइंड आउट। मैं यहाँ पे आपको एक फॉलोइंग रीच रिसर्च के बारे में बताया है जो जेडी वेरहोएवन एंड एएच पेंड्रे, इन दोनों ने एक जनरल म्यूज़ जो बोलते हैं, जनरल म्यूज़ यानी एक आर्टिकल सोच लो, वो पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने वुड्स के बारे में जानकारी बताई थी। अब वुड्स क्या है? वुड्स एक फेमस हाई क्वालिटी स्टील है जो उस टाइम वर्ल्ड में बहुत फेमस था और कहीं भी नहीं पाया जाता था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऑफ ट्रैवलर्स ऑफ टू द ईस्ट, डेमेस्कस प्रेजेंट कैपिटल ऑफ सीरिया, जो डेमेस्कस है जो सीरिया का कैपिटल है, swords were made by fogging small cakes of steel that were manufactured in southern India. So यहाँ पर swords बनी जाती थी, swords यानी तलवारें, जो fogging यानी एक प्रोसेस होती है जो उससे मेटल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने की। तो स्मॉल केक्स यानी आप समझ ही गए होंगे कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर स्टील की जो बड़ी सी चादर बोल सकते हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट कर उसे तलवारों के शेप्स में बनाया जाता था। तो उस टाइम वुड्स जो थी वो हाई क्वालिटी की स्टील मानी जाती थी। यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो वुड स्टील के बारे में 300 BC से एस्टेब्लिशमेंट चालू हो गया था। ब्रिटिश रूल इंडिया लेड द वर्ल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी स्टील। एज यू नो कि ब्रिटिश रूल के अंडर हम लोगों ने ये भी किया था कि स्टील इंडस्ट्रीज़ का निर्माण किया था। जिस टाइम वुड्स फेमस था, वुड्स एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त स्टील हुआ करता था। अल इदरीसी, यहाँ आपने ये नाम सुना भी है कि एक जो पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ में मैंने आपको ये बताया था कि अल इदरीसी ने एक मैप बनाया है जो पूरे कंट्रीज़ के बॉर्डर्स शो करता था, है ना। बहुत डीप वाला जो मैप है इन्होंने बनाया था। तो 12वीं सेंचुरी के अरब ट्रैवलर अल इदरीस, इन्होंने क्या किया? इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड एनीथिंग टू सप्रेस द एज फ्रॉम हिंदुवानी और इंडियन स्टील। तो ये एक ऐसा बोलते थे कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पॉसिबल चीज़ है कि किसी भी एज बना लिया जाए किसी इंडियंस के स्टील की इंडस्ट्री से। हाँ, तो वुड स्टील वॉज ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर स्वर्ड्स ऑफ मैसूर रूलर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के टाइम पर मैसूर में जो तलवारें बनती थी वो भी वुड्स की बनती थी। द हाई कार्बन कंटेंट इन वुड स्टील मेड दिस स्वॉर्ड सो हार्ड, फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। तो इसकी जो रहती थी हाई कार्बन क्वालिटी, उससे ये बहुत ज़्यादा तेज़ थी और फ्लेक्सिबल थी, यानी ये बिल्कुल किसी को भी चीर के निकल सकती थी आर पार। कुड ईजिली प्रिंट इनटू एनिमीज एंड मोर यानी उनके किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एनिमीज को ख़त्म करने के लिए वो स्वॉर्ड काफ़ी थी। जो वुड्स है वो 17th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रैवलर्स को, मतलब जो इंडिया का जो ये चीज़ था ये लोग को पसंद आया, तो इन्होंने इस चीज़ के विटनेस बने हैं कि ये जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे इंडिया में ही हुई थी। वुड्स वॉज द एनलिसिएशंस ऑफ द कन्नड़ वर्ड उक्कू, तेलुगु हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम उरुक्कू, मीनिंग स्टील। तो स्टील को ये लोग इस भाषा से उस टाइम पे बोलते थे। अकॉर्डिंग टू स्कॉटिश फिजिशियन Francis Buchanan, who visited Mysore in 1800, wood steel was produced in hundreds of smelting furnaces in Mysore by heating the mixture of iron and charcoal put inside small clay pots at controlled temperature. इनके अकॉर्डिंग फ्रांसिस बुचानन के जो स्कॉटिश फिजिशियन थे, मैसूर में 1800 के अराउंड जब मैं यहाँ आया था तब ये जो मेल्टिंग फर्नेस है मैसूर में जो होता है स्टील का, वो बहुत गजब का होता है और इनका टेम्परेचर कंट्रोल बहुत बढ़िया है। जिस पॉट में ये लोग आंच पे रखकर, एज यू नो, स्टील को पिघलाकर बनाया जाता है। सो ये मॉल्टन मिक्सचर को जो ये लोग कूल्ड करके एक ब्लॉक में चेंज करते थे, ये प्रोसेस इनकी बहुत ही लाजवाब है। However, the wood steel making process completely disappeared by the mid-19th century as the British began importing iron and steel from England in such huge quality that is replaced the iron and steel produced by the Indian craftsperson. अब यहाँ पर जब 19th सेंचुरी के मिड में क्या हुआ कि ये चीज़ भी ब्रिटिश लोगों ने हमसे छीन ली। मतलब उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज डाली
इन्होंने जब ये प्रोसेस देख ली कैसी बनती है तो इन्होंने कॉपी किया और कॉपी कैट ने फिर इसका बाजी मार गई, क्योंकि उन लोग के पास मशीन्स बहुत ही लाजवाब थी। इन स्पाइट ऑफ दिस आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री इन इंडिया कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। इसके बावजूद जो आयरन वाली कंपनी थी इंडिया की वो 19th सेंचुरी के एंड तक रही, और जो आयरन स्मेल्टिंग वाला काम था बिहार में और सेंट्रल इंडिया में और ज़्यादा लोकल लोग जो प्रोड्यूस करते थे वो टूल्स डेली यूज़ में लाया गया, क्योंकि हमारे अपने यूज़ के लिए हमने इसको मैन्युफैक्चर किया था। वो तो बात अलग है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। फिर यहाँ पर क्या आया, चारकोल बम्पिंग का जो ये दिख रहा है आपको, एक वुमन एक चारकोल बर्निंग बाय पंपिंग एयर इनटू द फर्नेस, ये एक स्मेल्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक पंप जैसा कुछ था जिससे वो चारकोल को जलाती थी। ओके, क्ले वॉल ऑफ द फर्नेस, चारकोल एंड ओर इसको जलाया जाता था, और बिलो टू पंप इन द एयर स्मेल्टिंग आयरन इन अ क्ले एंड आयरन ब्रिक फर्नेस, इससे उसका आयरन का फर्नेस होता था। अब एक दूसरा फेमस नाम आ रहा है यहाँ पे, अगारियस। अगारियस एक पॉपुलर कम्युनिटी है जो आयरन स्मेल्टर्स कहलाते हैं, जो आयरन को बनाते हैं पिघलाकर एक नया अगेरिया आयरन, जो कि सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। और ये इनका नाम इसीलिए रखा गया कि आयरन स्मेल्टर्स का अगारियस, क्योंकि ये अगेरिया आयरन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे। जो एक छोटी सी कम्युनिटी है वो इसी कारण जानी जाती थी, इसलिए इस पॉपुलर कम्युनिटी को अगेरियस ही कहा जाता था, अगारिया आयरन से। मैनी सच इशूज फेड बाय द आयरन स्मेल्टर्स बाय इंडिया लेड टू द डिक्लाइन ऑफ आयरन स्मेल्टिंग बाय द लेट 19th सेंचुरी। इधर भी बहुत सारे इश्यूज खड़े हुए 19th सेंचुरी के एंड तक। या ब्रिटिश ने उस टाइम एक रूल बना दिया था कि कोई भी फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ आयरन ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर इंडियंस को जाना बैन, एंड दैट ऑल्सो कि कुछ एरियाज़ में जाने की बहुत मुश्किल से अनुमति मिली, तो देन ऑल्सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ ब्रिटेन ने इंडिया को जो कॉपी करके जो बनाना शुरू किया था, वहाँ पर उन लोग का धंधा मंदा पड़ने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि इंडिया ने 20th सेंचुरी में फाइनली अपनी खुद की इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर ली थी, जहाँ पर वो लोग, अब ये लोकल वोकल का कोई रोल नहीं रहा था, अब ये लोग एक हाई क्वालिटी का बड़े तौर पर काम करने लग गए थे। Here you know about establishment of iron and steel factories in India। यहाँ पर आपको पता चलेगा जमशेदजी जो नुसरवनजी टाटा, ये फर्स्ट वो इंसान थे जिन्होंने स्टील की मॉडर्न स्टील प्लांट डाला था इंडिया में 19th सेंचुरी की आखिरी में, यानी 20th सेंचुरी हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। दिस रिक्वायर्ड अ वास्ट डिपोजिट ऑफ हाई क्वालिटी आयरन, जो बिगिन हुई थी 1904 में। जमशेदजी कौन थे? एल्डेस्ट सन थे दरोजी टाटा के और चार्ल्स फील्ड के, हु वॉज एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, जो आज के टाइम पे छत्तीसगढ़ में है। ओके, छत्तीसगढ़ में ये आपको स्टील प्लांट अभी भी मिलेगा। वाइल लुकिंग फॉर कोल रिजर्व, वेल्ड एंड दरोजी came across a group of Agarias who were carrying iron on in basket. They informed them of the nearby Rajahara Rills from where they could गेट सप्लाई ऑफ कोल। और इनका जो कोल्स से मतलब कोल्स का, क्योंकि स्टील को पिघलाने के लिए कोल्स की ज़रूरत है, जलाने की ज़रूरत है, उसके थ्रू फैक्ट्री बना रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कोल्स की ज़रूरत है। तो उन्होंने अगारियस जो सबसे ज़्यादा कोल्स के लिए जाने जाते थे, फेमस थे, उनसे अपनी डील कर ली थी दोनों ने मिलके, और यहाँ पर उनके पास एक बढ़िया क्वालिटी का यहाँ पर सब कुछ सप्लाई, स्टील और एग कोल, यही लोग अगारियस ही सप्लाई यहाँ पे करते थे। फिर ये लोगों ने अपना सप्लाई राजहारा सील से शुरू किया था और इनके स्टील प्लांट में सप्लाई आने लगा था। फिर 1955 में बिलाई स्टील प्लांट भी इन्होंने धीरे धीरे करके ओपन किया, जहाँ पर सारी जैसे जैसे आयरन की सप्लाई शुरू होती गई, जैसे एक्स्ट्रा बढ़ते गए कि उत्पादन ज़्यादा है, हमको और इंडस्ट्री डालनी चाहिए, तो इन्होंने इंडस्ट्री डाल दिया। फिर बिलाई स्टील प्लांट, यू ऑल नो अबाउट बिलाई स्टील प्लांट, ये 1955 में डल चुकी थी, यानी ये मिड 19th की बात है। तो टाटास ने ये काम कंटिन्यू किया और धीरे धीरे उन्होंने अपना जमशेदपुर, जो सबसे फेमस इंडस्ट्रियल टाउनशिप, आज भी जमशेदपुर झारखंड को स्टील प्लांट के लिए ही जाना जाता है, वो कंपनी टिस्को है। टिस्को कंपनी अभी की सबसे फेमस कंपनी है ये, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो 1912 से शुरू हुई थी। ये इंडियन पोस्टेज का उस टाइम का स्टैंप दिख रहा है, जो अध्यापकता मतलब जो उद्योग के कारण जो बनता है, तो ये टाटा का नाम इस पर ही रखा गया था कि जमशेदजी टानवानजी एंड द टाटा रोल स्टील फैक्ट्री बाय द बैंक ऑफ द रिवर्स सुबरनरेखा।
फिर यहाँ पे ब्रिटिश का जो पूरा रोल कॉल था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, जिन्होंने 19th सेंचुरी में उन लोगों ने एक स्टेप उठाया कि हम रेलवे लाइन डालेंगे जिससे स्टील की बहुत ज़्यादा पूर्ति हो जाएगी, ज़रूरत पड़ जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि इन्होंने रेलवे स्टेशन डाला, लेकिन उन लोगों के पास जो गुड क्वालिटी का स्टील है वो नहीं पहुँच पाया था, क्योंकि सारा सप्लाई ये जो टाटा वाली इंडस्ट्री वो ले जा रही थी। इस कारण ये लोगों को अपनी मेथड पे हाथ धोना पड़ा। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम 1914 में टिस्को का बहुत ज़्यादा 20th सेंचुरी में बोलबाला हो गया था। तो ये जितने भी सारे स्टील के जो हथियार है वो सारे यहीं से हाई क्वालिटी के बन के गए थे और पूरी सप्लाई हुए थे। इंडियन रेलवेज नाउ हैड टू गेट इट्स सप्लाई ऑफ स्टील रेल्स फ्रॉम दिस इंडियन स्टील कंपनी। अब इंडियन रेलवेज को भी यहाँ से सप्लाई आने लग गया था, और जो आपको दिखती है रेल पटरी वो सारी मैन्युफैक्चर्ड की गई, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको बनाने में। और नेक्स्ट 4 सालों में इन्होंने इतना नाम कमा लिया कि सारी जो शेल्स थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टिस्को बैक द बिग ऑर्डर टू शिप। और फर्स्ट वर्ल्ड के टाइम इनको 1500 मील स्टील से मेसोपोटामिया बनाने का ऑर्डर मिला, यानी इन लोगों ने इतना नाम कमा लिया था। फिर 1990 में टिस्को को 90% ऑफ स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रेजुअली, यहाँ पर 90% जो पूरी काम की जो स्टील थी वो यही मैन्युफैक्चर की गई। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम इसने बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर दिया था गुड्स ने, इंडियन गुड्स ने, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी इतनी बढ़िया थी और इतना जो बोलते हैं कड़क टाइप की स्टील, स्ट्रॉन्गर, यहाँ इधर की स्टील इतनी फेमस हुई है कि सारे वॉर्स में इसी का इस्तेमाल किया गया। ये लेट्स ट्राई 3 मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। गुड बाय ऑल ऑफ यू।